Hello students, good morning. Myself Sashi Rai from Green Valley English School. In class 12 political science, we are going to start our very new chapter, that is era of one party dominance. So what are the things we are going to have in this chapter? The challenges of nation building, we have read the very first chapter of this book. The challenges of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenges of instituting democratic politics. Thus, electoral competition among political parties began immediately after independence. Means जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ सारा सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम फुल फ्लेज लागू हो गया. आफ्टर दैट जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके बीच में कंपटीशन हो गया, उनके बीच में एक होड़, एक रेस हो गई कि हु विल गोइंग टू रूल द पीपल, कौन जाएगा रूल करने लोगों के ऊपर. In this chapter, we look at the first decade of the electoral politics in order to understand the establishment of a system of free and fair election. अब इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जो फर्स्ट डिकेड था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, मीन्स जब हमारा देश 1950 में, जब हमारा देश फुल्ली, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके बाद से क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्शन वाले सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, कैसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल और इन्फ्लुएंस होने लगता है हमारे देश में. सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हमारा इस्टेब्लिशमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटीज़, क्या फंक्शंस, क्या पावर्स के पास होती हैं. द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इस चैप्टर का ऐसे, जैसे आपको नाम पता है, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इन द सेम वे यहाँ पे आपको डोमिनेशन मिलेगा कांग्रेस पार्टी का, बिकॉज इट वॉज बींग अंडरस्टूड, इट वॉज बींग बिलीव दैट यू कैन से the Congress party itself is the sole you can say political party which which provided India independence. तो रोल इसका जो कांग्रेस पार्टी का है वो ऐसा है कि लोगों को ये महसूस होता है, लोगों को ये बिलीव है कि कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र पार्टी थी, एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी जिसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ देम इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी. दैट्स वाई आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा इन डिफरेंट इलेक्शंस दे वर द डोमिनेटिंग वन. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती है, जस्ट बिकॉज दे आर लीडर्स, दे आर यू कैन से फ्रीडम फाइटर्स, जितने लोग भी थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे. द इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज. अब इसका डोमिनेंस तो हो गया, उसके बाद एक और चीज़ हम समझेंगे इस चैप्टर में, दैट इज द इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसी. कैसे इमरजेंस होता है और अदर अपोजिशन जो इसके विरोध में रहती हैं और उनका क्या पॉलिसी रहता है, क्या उनकी पॉलिसीज रहती हैं. लेट्स सी. द चैप्टर नेम इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. Challenges of building democracy. You now have an idea of difficult circumstances in which independent India was born. In the previous chapter we have read how we were able to make our nation, you can say a full-fledged nation, a formation, a structure of nation, how different migration problem was going on, how the communal riots were going on at the time of independence, how there was dispute regarding borders. After that, even the princely states were not want to join India. Some want to become independent. How India, you can say, make them the part of union. All these circumstances we have read in the previous chapter. How reorganization is based. How reorganization of states was based on language. So, you have read about the serious challenges of nation building that confronted the country right in the beginning. सबसे शुरुआत में ही आपको महसूस हो गया था कैसे नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिली. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford democracy. और जब ये सिचुएशन इंडिया फेस कर रहा था, ये सीरियस चैलेंजेस, बहुत सी हमारे आसपास की कंट्रियाँ थीं या दुनिया में बसी हुई कंट्री थीं, उन्होंने सीधे निगलेक्ट कर दिया कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू हैव व्हाट, डेमोक्रेसी, वी आर नॉट गोइंग टू हैव डेमोक्रेसी. दे सेड दैट द नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स.
और उनका पहला क्या था, प्रायोरिटी क्या थी, जितने भी नेशंस थे जो नहीं डिमांड करते थे किसकी डेमोक्रेसी को, वो प्रायोरिटी में नहीं रखते थे, उनका एक ही मानना था कि नेशनल यूनिटी है उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। बिकॉज जब हम देश में डेमोक्रेसी लाते हैं तो हम प्लूरलिज्म लाते हैं। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, सबकी अपनी सोच होगी, हर एक व्यू को, हर एक थॉट को हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसको जगह देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, हिंडर क्या होता है, इसकी वजह से हिंडर होता है हमारी नेशनल यूनिटी। सो डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आपके बीच में डिफरेंसेज होंगे, अल्टीमेटली इट विल गिव बर्थ टू व्हाट, इट विल गिव बर्थ टू कॉन्फ्लिक्ट्स। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. इसीलिए जो बहुत सी कंट्रियाँ थी जिन्होंने फ्रीडम गेन किया फ्रॉम होम, फ्रॉम कॉलोनीज, मीन्स किसकी कॉलोनी थी, जितने भी, कोई ब्रिटिश कॉलोनी थी, कोई फ्रेंच कॉलोनी थी, कोई पुर्तगीज कॉलोनी थी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनी बनाई गई थी एशिया में, सब ये चाहते थे, इवन अफ्रीका में इवन, कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल को प्रेफर करना शुरू कर दिए। It took various forms, nominal democracy but effective control by one leader, one party rule और direct army rule। और कैसे कैसे नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप थे, या तो किसी एक लीडर द्वारा कोई पूरा देश रूल किया जा रहा था, वो भी एक सिस्टम ऐसा था कि केवल एक ही आपका लीडर रहेगा और एक पार्टी का ही रूल चल रहा है। ऐसी सिचुएशन थी, आप देख सकते हैं चाइना वगैरह में भी वन पार्टी रूल है। बहुत सी ऐसी कंट्री जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। इन द सेम वे डायरेक्ट आर्मी रूल, आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा, इवन देयर वाज अटेम्प्ट ऑफ कूप इन श्रीलंका। तो ऐसे ही आर्मी रूल भी आपने देखा, पाकिस्तान इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्मी रूल। नॉन डेमोक्रेटिक regimes always started with a promise of restoring democracy very soon, but once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. That is very important thing. जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक regime सेटअप हुई थी, उनका ये मानना था कि they are going to soon establish what? They promised that they soon going to establish democracy. They are going to restore the democratic setup. But once they establish themselves, once they gain in power, when they have the power, they dislodge, they denied that we are not going to give you democracy. Whatever the situation is right now, we will continue with that. Means in a non-democratic process is going on in a country, they will continue to do so. The conditions in India were not very different, but the leaders, the newly independent India decided to take the more difficult path. और इंडिया भी इससे अलग नहीं था, इंडिया was not very much different. बट जो हमारे लीडर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे अपने देश में, वी विल नॉट लेट दिस हैपन इन आवर कंट्री। दैट्स वाई दे टुक अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, इसीलिए उन्होंने एक कठिन रास्ता अपनाया। एंड अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग, फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था वो अल्टीमेटली इसीलिए था कि वी वॉन्ट टू सेट अप अ डेमोक्रेसी। नहीं तो हमें क्या दिक्कत थी, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जैसे हमारे लोग रूल करते हैं उससे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दे वर ऑल्सो डूइंग गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर रूलिंग प्रॉपरली इन सम कॉन्टेक्स्ट। बट वाई वी नीड आवर पीपल, वाई वी नीड सच इंडिपेंडेंस, वाई वी नीड आवर लीडर्स टू डोमिनेट ओवर द गवर्नमेंट? उसके पीछे ये था, सो दैट वी कैन चूज हु विल रूल ओवर अस। दैट इज द रियल रीजन। सो हमारे देश में डेमोक्रेसी ही एक वो फोर्स थी, एक ड्राइविंग फोर्स थी जो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू रखी टिल एंड। नाउ आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। हमारे देश में जितने भी लीडर्स थे वो जानते थे, दे वर अवेयर दैट what are the critical role of politics, डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का कितना क्रिटिकल रोल है। they did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving the problems। और वो ऐसे आपने सुना होगा कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो। उसका मतलब ये था कि लोगों को ये लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बनाती है, बट इन रियलिटी पॉलिटिक्स इज द रियल साइंस विच गिव यू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का सबसे इफेक्टिव रोल ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करता है पॉलिटिक्स। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। और ये सोसाइटी के पास अल्टीमेटली पावर होती है कि कैसे ही अपने आप को गवर्न करेगी और कैसे अपने आप को रेगुलेट कर पाएगी। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम।
हमारे पास डिफरेंट पॉलिसी के अल्टरनेटिव्स होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी है, अगर हम उससे एग्री नहीं होते हैं तो हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं हु इज़ मोर फेवरिंग टू अस, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम करे। सो वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव, वी हैव डिफरेंट चॉइसेज इन पॉलिटिक्स। देर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन। और पूरे देश में आप देखते होंगे बहुत तरह के समूह संगठन बने हुए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और उनकी एस्पिरेशंस भी बहुत अलग अलग हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेज, हम कैसे डिफरेंसेज को रिजॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इसका आंसर सीधा जवाब है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम हो पॉलिटिक्स का, दैट शुड बी डेमोक्रेटिक। लोग डिसाइड करें कि कौन सी पॉलिटिक्स ज़्यादा सही है, कांग्रेस इज डूइंग बेटर पॉलिटिक्स और भाजपा, बीजेपी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, कि लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इसीलिए होनी चाहिए। While competition and power are two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. जो दो सबसे अधिक दिखने वाली विजिबल थिंग्स हैं पॉलिटिक्स के, वो है क्या? कंपटीशन एंड पावर। कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, और अल्टीमेटली इनका रोल क्या होता है, अल्टीमेटली इनका एम क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? वो होता है टू गेन द पावर। वो चाहते हैं कि वो जाकर रूल करें, वो पावर में हो जाए, उनके पास पावर आ जाए, टू रूल ओवर पीपल। तो अल्टीमेटली उनके बीच में कंपटीशन होगा जितने पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही एम होता है, दैट इज पावर। द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। और जो पर्पज होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, उसका एक ही पर्पज होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए कि वो कैसे डिसाइड करेंगी और कैसे परस्यू करेंगी जो भी पब्लिक इंटरेस्ट है। लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका वर्क है, उनका फंक्शन है। दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक, दैट्स वाई आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक दिस रूट। उन्होंने ये रास्ता अपनाया, दैट्स वाई। So students, this was the introductory class. I hope you understood very well. In the next class we will continue further. Thank you so much.